एवरीवन, माई सेल्फ राहुल सिंह एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल एनसीसी आर्मी रेसिंग राहुल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नया और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जिसका नाम है ड्रिल मतलब कवायद। यदि दोस्तों आपको भी बी और सी की परीक्षाओं में ए ग्रेडिंग से पास होकर एक आर्मी ऑफिसर बनना है तो टॉपिक को समझने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। शुरू करते हैं आज का पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या है हमारा आज का पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट? ड्रिल। इसे हम समझेंगे कैसे, परिभाषा के माध्यम से। ड्रिल क्या है, ठीक है, ड्रिल की परिभाषा दीजिए। ये क्वेश्चन आते हैं अधिकतर, हर साल ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके सी और बी के पेपरों में, ठीक है। तो हम ड्रिल समझते हैं। ड्रिल क्या है? ड्रिल किसी प्रोसीजर को क्रमवार और उचित तरीके से अनुकरण करने की कार्यवाही को ही ड्रिल कहते हैं। अनुकरण, ठीक है, यहाँ पे इस शब्द को समझो। अनुकरण, अनुकरण यानी किसी का पालन करना, अनुशासन के साथ, हुक्म मानने के बाद, ठीक है, उसी को हम ड्रिल कहते हैं। ड्रिल की परिभाषा देख लिया आपने। अब आप चलते हैं दूसरी पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट है हमारा, ड्रिल कितने प्रकार की होती हैं? ड्रिल हमारी दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? ओपन ड्रिल और क्लोज ड्रिल। कौन सी? ओपन ड्रिल और क्लोज ड्रिल। तो हम पहले ओपन ड्रिल को देखेंगे। ओपन ड्रिल किसे कहते हैं और ये कहाँ पर होती है? तो इसमें दिया हुआ है, यह फील्ड एरिया में की जाती है। कहाँ पर? फील्ड एरिया, यानी कि लड़ाई के दौरान, तब लड़ाई होती है एक देश से दूसरे देश की, तब इसको हम करते हैं। ओपन ड्रिल तब होती है हमारी, यानी फायरिंग होती है यहाँ पर, ठीक है, तब ओपन ड्रिल होती है, उसी को ड्रिल कहते हैं। दूसरी हमारी क्लोज ड्रिल। इसे शांति क्षेत्र में रहते हुए परेड ग्राउंड में किया जाता है। शांति क्षेत्र यानी तब युद्ध की कोई संभावना ना हो, और इसे हम एनसीसी में भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि परेड होती है हमारी, यह भी ओपन क्लोज ड्रिल है हमारी, और ये आर्मी के लिए भी क्लोज ड्रिल है, ठीक है। ये दोनों हो गई। कौन समझ गए कि ड्रिल दो प्रकार की कौन कौन सी? ओपन ड्रिल और क्लोज ड्रिल, ओपन और क्लोज। और ये इसकी परिभाषा भी समझ गए होंगे आप, ठीक है, याद कर लें ठीक से, क्योंकि ये आने वाला प्रश्न है इस वर्ष, और ये पिछले 10 वर्षों से आ रहा है। मैंने 10 वर्ष के पेपर उठा के देखे, उन सब में यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि ड्रिल कितने प्रकार की होती है। ड्रिल दो प्रकार की होती है, ओपन और क्लोज। तो आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है, महत्वपूर्ण पॉइंट हमारा है ड्रिल के सिद्धांत। ड्रिल के सिद्धांत कौन कौन से हैं, या ड्रिल के सिद्धांत क्या हैं, लिखो, ठीक है। तो क्या होते हैं? 3 ड्रिल के सिद्धांत होते हैं। क्या होते हैं? 3 होते हैं ड्रिल के सिद्धांत। पहला है फुर्ती, दूसरा है स्थिरता, तीसरा है मिलजुल कर कार्य करना। किसी में फुर्ती, स्थिरता और मिलजुल कर कार्य करने की क्षमता होती है तो वो ड्रिल के सिद्धांतों से परिपूर्ण होता है। वह ड्रिल के सिद्धांत यानी कि अपने में प्रो लेता है, जिससे कि वह आगे बढ़ने की एक प्रक्रिया को कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। आगे चलते हैं, ड्रिल के क्या उद्देश्य हैं? ड्रिल बनाने के उद्देश्य क्या हैं? तो जनरल डायर ने ड्रिल को बनाया था। हाँ, ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि ड्रिल कब बनी थी, ड्रिल किसने बनाई थी? ड्रिल 1666 में जनरल डायर ने बनाई थी। क्यों बनाई थी? उसने इसलिए बनाई कि सेना में अनुशासन की भावना पैदा करना, कैडेट्स में ड्रेस पहनना था, चलना फिरना, यही ड्रिल के उद्देश्य भी बन जाते हैं। तो हम क्या पढ़ेंगे अब? ड्रिल के उद्देश्य। क्या पढ़ेंगे? ड्रिल के उद्देश्य। रुको जरा, ड्रिल के उद्देश्य क्या क्या होते हैं? ड्रिल के उद्देश्य यहाँ पर 6 ड्रिल के उद्देश्य दिए हुए हैं। कितने? 6। तो हम इसे पढ़ते हैं। ड्रिल के उद्देश्य पहला नंबर 1 पर है, कैडेट्स में अनुशासन की भावना पैदा करना। क्या? सबसे पहले है अनुशासन। तब तक व्यक्ति में अनुशासन नहीं हुआ, कैडेट में या कोई भी युवा में अनुशासन नहीं हुआ, वह आगे के स्तर तक नहीं पहुँच सकता। दूसरा है कैडेट्स को ड्रेस पहनना तथा चलना फिरना सिखाना। यदि आपको ड्रेस पहनना नहीं आएगा सही तरतीब से तो आप कुछ कर सकते हो? आप अच्छे लगोगे, बढ़िया ड्रेसिंग सेंस में हो तो आप चमकोगे, अलग होगे, सबसे अलग चमकोगे, और चलना फिरना आना चाहिए आपको। तीसरा है कैडेट्स में मिलजुल कर कार्य करने तथा हुक्म मानने की आदत डालना। ये तो आप जानते होंगे कि मिलजुल कर कार्य करोगे तो आप एक टास्क को कंप्लीट करने में ज़्यादा समय नहीं लोगे और जल्द से जल्द उस टास्क को कंप्लीट कर लोगे। इसलिए मिलजुल कर कार्य करना चाहिए और अपने सीनियर का हुक्म मानना चाहिए सदा, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा, कैडेट्स को कमांड कंट्रोल सिखाना। यदि आप में से भी कोई ऐसा टैलेंटेड बच्चा होगा जिसको हम कमांड कंट्रोल सिखाकर एक नेतृत्व बना सकते हैं, एक लीडर बना सकते हैं, जो आपके ऊपर एक नेतृत्व का काम करेगा, जो आपको कमांड देगा। कमांड कंट्रोल किस लिए सिखाते हैं? क्योंकि आपसे नीचे के स्तर के कैडेट्स को वह कमांड कंट्रोल कर सके। अगला है हमारा
फुर्ती, कैडेट्स में फुर्ती तथा आत्मबल का विकास होना चाहिए। कैडेट एक्टिव होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वीकनेस हो उसमें, उसको आदेश दे देते हैं वो एक्टिव नहीं होकर बहुत देर तक वहीं पर बैठा रहता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, फुर्ती, एक साथ एकदम उस कार्य को करने के लिए तत्पर होना चाहिए वो, और आत्मबल की तो उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगला हमारा लास्ट ड्रिल क्या है, हमारी अनुशासन की बुनियाद है। सब कुछ ड्रिल किस पर इसकी नींव क्या है, अनुशासनीय ड्रिल की नींव है। इसको समझिए क्या है, एक फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकता है कि ड्रिल की बुनियाद है, क्या है ड्रिल की बुनियाद, जैसे कि अनुशासन। ठीक है, ऐसे भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो हम आज के अगले पॉइंट पर चलते हैं। हमारा अगला पॉइंट है ड्रिल की बुनियादें। ड्रिल की क्या क्या बुनियादें होती हैं। यदि आप ड्रिल के ग्राउंड पर खड़े हैं, आप ड्रिल कर रहे हैं, तो आपको क्या क्या बुरी आदतें नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर सबसे पहले आपने देखा होगा, आपके साथी भी ऐसी आदतें करते रहते हैं सदा। पहला है ड्रिल की बुरी आदतों में नंबर 1 पर है अनावश्यक हरकत करना, यानी कि बिना किसी के हुक्म के पालन के बिना कोई भी हरकत करना, कोई कार्रवाई करना। दूसरा है आंखों को घुमाना, आँख की जो पुतली है उनको घुमाते रहते हैं, कभी इधर देखते हैं कभी इधर देखते हैं। नंबर 3 पर है पाँव को घसीट कर चलना। क्या, पाँव को यानी पैर को ठीक प्रकार से एड़ी मारकर आगे की तरफ नहीं रखना, उसे घसीट कर, जैसे कि उसमें जान नहीं है पैर में, ऐसे घसीट कर ले जाते हैं। एड़ियों को टकराना, क्या, एड़ियों को टकराते रहते हैं। और लास्ट में बूट में उंगलियों को हरकत देना, जैसे ही खड़े हैं आप विश्राम या सावधान की पोजीशन में, अंदर अंगूठे को हरकत दे रहे हैं, अंगूठे को घुमा रहे हैं, उंगलियों को घुमा रहे हैं बूट के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे पॉइंट हो चुके हैं आज के। हाँ, और अगले महत्वपूर्ण पॉइंट पर चलते हैं जो आपको ड्रिल के बारे में बताएगा, एक अच्छी यूनिटी के बारे में बताएगा, और आने वाले में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न यही है। ये वाला प्रश्न है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये वाला प्रश्न। कैडेट को ड्रिल में जाने से पहले किन निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। ये आपकी एक पर्सनैलिटी पर भी असर करेगा और आपके पेपर के लिए बहुत फायदेमंद क्वेश्चन है। तो इसे पढ़ते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, नंबर 1 पर है ड्रेस साफ तथा कल्फ लगी हो और प्रेस की गई हो। ड्रेस साफ यानी कि धुली हुई होनी चाहिए, और कल्फ यानी कि कॉलर दबा होना चाहिए। कुछ लोग होते हैं उसे उठाकर एक्शन दिखाते हैं। और आगे दिया हुआ है प्रेस की गई होनी चाहिए, प्रेस हो, सुकड़ी जैसे मटके में से निकाल लिया, ऐसी ड्रेस को पहन कर जाओगे तो क्या दूसरों पर प्रभाव पड़ेगा। आप एक एनसीसी कैडेट हो तो आपको एक पर्सनैलिटी के तौर पर बढ़िया ड्रेसिंग सेंस से जाना चाहिए, आपसे लोगों को सीख मिले। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा दूसरा पॉइंट नंबर 2 पर है कमीज तथा पैंट की सभी बटनें लगी हों तथा एक ही रंग की हों। ठीक है, नंबर 3 पर है ड्रेस ना अधिक ढीली हो ना अधिक चुस्त हो, ना ज़्यादा ढीली डाली हो ना अधिक कसैमा हो। नंबर 4 पर है जूतों पर चमकती हुई पॉलिश हो तथा फीते मुड़े ना हो और ठीक से बंधे गए हों। नंबर 5 पर है बेल्ट रंगी हो तथा उसकी पीतल पर ब्रशों की पॉलिश की गई हो, और बेल्ट ढीली बंधनी नहीं चाहिए। बेल्ट ढीली क्यों नहीं बंधनी चाहिए, यहाँ पर एक पॉइंट बन जाता है क्यों नहीं बंधनी चाहिए। क्योंकि तब आप दाएं मुड़ोगे या बाएं मुड़ोगे, पीछे मुड़ोगे या स्टार मार्च तेज चलोगे तो आपका शरीर, बेल्ट से ऊपर का शरीर बिल्कुल हरकत नहीं करेगा। आपके नीचे के पैर, यदि आपकी बेल्ट ढीली नहीं होगी तो नीचे के पैर बढ़िया परफॉर्मेंस देंगे, कितना बढ़िया से बढ़िया 100% परफॉर्मेंस देंगे। इसलिए बेल्ट ढीली बंधनी नहीं चाहिए, इसलिए कहते हैं। अगला पॉइंट है सिर के बाल छोटे हों। ये तो एक हमारी पर्सनैलिटी में आ जाता है, सिर के बाल छोटे हों तभी आप अच्छे लोगे, और दाढ़ी तो बनी होनी चाहिए। ड्रिल में जाने से पहले दाढ़ी बनाना आवश्यक है। और आखिरी पॉइंट है इसका सिर पर टोपी, यानी टोपी सिर पर ठीक ढंग से एक समान लगाई गई, जैसे कि एनसीसी की टोपी लगती है। ठीक है, समझ गए आप। तो हमने आपको कई पॉइंट पढ़ा दिए, इन सब पर आप ध्यान दीजिए। और अगला पॉइंट हमारा वार्ड्स ऑफ कमांड। क्या है वार्ड्स ऑफ कमांड, क्या होती है वार्ड्स ऑफ कमांड। वार्ड्स ऑफ कमांड कहते हैं कि कोई भी एक सीनियर या एक उस्ताद आपको कमांड कर रहा है तो उसमें वो कितने प्रकार की होती हैं, उसमें क्या क्या पॉइंट आते हैं, कैसे दी जाती है, तो मैं आपको ये भी बताऊंगा। तो वार्ड्स ऑफ कमांड 2 प्रकार की होती हैं, कितने, चेतावनी और कार्रवाई। चेतावनी किसे कहते हैं, चेतावनी जैसे कि परेड आगे बढ़ेगा। ठीक है, ये क्या है चेतावनी, यानी परेड, यानी कि हमारे ग्राउंड में जितने कैडेट हैं
उनको क्या कहते हैं, परेड। आगे बढ़ेगा, उसे हमने निर्देश दे दिया, क्या दे दिया, आगे बढ़ेगा। तो ये आपने निर्देश सुन लिया, ये आपकी चेतावनी हो गई। फिर उसके बाद कार्रवाई क्या करनी है आपको, धनीमुड़, क्या, धनीमुड़। धनीमुड़ के लिए कह रहा है आगे भी बढ़ना है और धानी मुड़ना है। तो आपका आगे कहाँ पर है, धानी। तो आप क्या करोगे, धानी मुड़ोगे, 1 2 3 4 का होगे, फिर वहाँ पर सावधान खड़े हो जाओगे। ठीक है, यही है व्हाट्सएप कमांड। ये आज का हमारा एक नोट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है। हमारा नोट क्या है, तेज चाल में। नोट में ये बताएंगे कि कितने लड़के और लड़की और इन्फेंट्री 1 मिनट में कितने कदम चलते हैं। तो इसे नोट्स को पढ़ते हैं हम। तेज चाल में 1 मिनट में एनसीसी के बॉयज कैडेट 116 कदम, कितने, 116 कदम। कैडेट्स बॉयज कितने चलते हैं, 116। और तथा गर्ल्स कैडेट कितनी चलती हैं, 110 कदम। कितना, 110 कदम। और इन्फेंट्री यानी कि उस्ताद हैं हमारे, जो आर्मी सोल्जर हैं, वो कितना चलते हैं, 120 कदम। कितनी मिनट में, 1 मिनट में। और कितनी दूरी का फासला हम तय करते हैं, 100 गज। कितना, 100 गज। ठीक है, इसे समझ लीजिए, क्योंकि ये आपके सामान्य तौर पर पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो हम आज के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर पहुंच गए हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, क्या है, इंपॉर्टेंट हैं। क्या, लहनतोड़ और विसर्जन। ये क्वेश्चन हर बार आता है, नई तरीके से आता है। कैसे आता है, लहनतोड़ के बारे में परिभाषा दीजिए, विसर्जन की परिभाषा दीजिए, विसर्जन किसे कहते हैं, विसर्जन कब दिया जाता है, लहनतोड़ कब की जाती है, या लहनतोड़ और विसर्जन में अंतर बताइए। तो उसी के आधार पर मैंने देखते हुए इस पॉइंट को उठाया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो इसको देखने के लिए आप इस परिभाषा को पढ़िए। ये हमने परिभाषा लिखी है, इसमें क्या है, परिभाषा पढ़ते हैं। लाइन तोड़ के हुक्म पर दाहिने मोड़ कर 4 कदम चलकर थम करेंगे। क्या, लाइन तोड़ में दाहिने मुड़ेंगे, 4 कदम चलेंगे, फिर थम करेंगे। आगे लाइन तोड़, फिर लाइन को तोड़ देंगे, यानी वहाँ से चलेंगे। फिर लाइन तोड़, मान ली कैडेट लाइन तोड़ में सैल्यूट नहीं करेंगे, अभी सैल्यूट की कोई आवश्यकता नहीं है। लाइन तोड़ परेड की समाप्ति ना होकर एक विराम है। ये आपको कई घंटा या एक आध, यानी कि 1 घंटे से ऊपर की क्लास चलाकर आपको 5 मिनट का एक ब्रेक दिया जाता है, उसी को हम लाइन तोड़ कहते हैं। इससे घर जाने की अनुमति नहीं होती। ठीक है, हम विसर्जन पर आते हैं। विसर्जन में क्या होता है, विसर्जन के हुक्म पर दाहिने मुड़ कर 2 कदम चलकर थम करेंगे, सैल्यूट करेंगे। उसमें क्या था, लाइन तोड़ में 4 कदम चलते हैं और थम करते हैं और सैल्यूट नहीं करते। लेकिन इसमें 2 कदम चलेंगे, थम करेंगे और सैल्यूट करेंगे। यदि आगे पढ़ते हैं, लाइन तोड़ें, फिर उसके बाद लाइन तोड़ें और परेड ग्राउंड को छोड़ दें। लेकिन उससे पहले तब सैल्यूट की आवश्यकता कब होती है, तब वहाँ पर कोई जेसी हो या अफसर हो, तभी तो आपकी आवश्यकता होगी। यदि आपको कोई सीनियर कैडेट ही वहाँ से लाइन तोड़ करवा दिए तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं सैल्यूट की। ठीक है, ये परेड की समाप्ति होती। इस यह देने से आप घर चले जाओगे और आज का हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए एनसीसी के पुराने साल के पेपर सॉल्यूशन के साथ लेकर आ रहा हूँ। वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जल्द मिलते हैं अगले टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।